बीबीसी उर्दू के इलेक्शन स्पेशल में वेलकम। मैं हूं नादिया सुलेमान। इलेक्शन के बाद पार्टी पोजीशंस बड़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोalition बन रही हैं। वज़ीर आज़म वज़राए आला के नामों की नामज़दगियां हो रही हैं। हुकूमत जिसकी भी बने उसके लिए कई चैलेंजेस हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इकॉनमी यानी मईशत का। अगर हम एक तरह से समझने की कोशिश करें कि अगर पिछले साल हम जनवरी 2030 के महीने में जो महंगाई की शरह थी उसको देखें और जनवरी 2024 यानी इस साल की महंगाई की शरह को देखें तो उसमें 28.3% इंक्रीज़ हुआ है, इज़ाफ़ा हुआ है। फिर साथ ये भी कहा जाता है कि जी आईएमएफ की बड़ी कड़ी शराइत हैं, जो भी नई हुकूमत बनाएगा उसे सख्त फैसले करने होंगे। तो इस सब का मेरे और आपके लिए क्या मतलब है? हमारे लिए क्या जो आने वाली इकॉनमी पॉलिसीज़ होंगी उसमें कुछ होगा भी या नहीं होगा? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे, इन सवालों के जवाब जानेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे और थोड़ा-सा आसान लफ्ज़ों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकॉनमी कहाँ है और क्या हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़रिया अरमग़ान हैं, आप एसडीपीआई के सेंटर ऑफ एक्शन एविडेंस रिसर्च की रिसर्च फ़ेलो हैं। हमारे साथ शहबाज़ राना हैं, इकॉनमी को कवर भी करते हैं, उस पे गहरी नज़र भी रखते हैं। शहबाज़, आपसे मैं पूछूँगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी प्रिपेयर हैं वो? क्या उनके पास कोई प्लान है इस इकॉनमी को लेकर? उन्होंने क्या कुछ प्रपोज़ किया था जो उनके मंशूर थे उसमें कि वो क्या करेंगे हुकूमत में आने के बाद? कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ होते हैं नॉर्मली उनमें वो कोशिश करते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको इम्प्रेस किया जाए। आपने देखा बल्कि आपने सुना भी होगा कि ऐलानात हुए कि मरीम नवाज़ ने कहा हम 200 यूनिट्स तक मुफ़्त बिजली देंगे। हुँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि वो 300 यूनिट्स तक मुफ़्त बिजली और उस पे देंगे। बड़े लोगों ने बहुत क्वेश्चन लोगों ने भी किया कि क्रिटिसाइज़ भी कैसे? किया। यस। बट जब हुँ। आप इन पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ देखते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें उसमें ऐसी नज़र नहीं आती। उससे एक जो रिफ्लेक्शन आई इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो से, ख़ास तौर पर जो पीएमएलएन का मैनिफेस्टो था कि वो बहुत था अलाइन था जो आईएमएफ की फ़ोरकास्ट है पाकिस्तान की उसके हवाले से। तो एक तो इनके ज़हन में ये चीज़ थी कि जब अगर इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये इनको आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस जाना पड़ेगा, और दूसरा दूसरा उन्होंने कोई अनरियलिस्टिक वादे नहीं किए। तो जब ये कल इम्प्लीमेंट करने जाएँगे उन इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ को, या आईएमएफ का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करना होगा, तो बाय एंड लार्ज ये कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ेज़ किए बगैर। जैसे मरीम नवाज़ साहिबा का 200 यूनिट का बिजली मुफ़्त देने का वादा था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका कोई ज़िक्र ही नहीं हुँ। है। इसी तरीके जो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट थी कि 300 यूनिट्स तक वो मुफ़्त बिजली देंगे, उसमें उन्होंने इसको बड़ा एक टेक्निकली उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने मैनिफेस्टो में कि हम सोलर पैनल्स लगाएँगे और वहाँ से जो बिजली पैदा होगी उसको बड़ा डिफरेंटली वो ट्रांसलेट डिफरेंटली किया ट्रांसलेट उन्होंने। कर दिया कि उस वहाँ से फिर हम बिजली जो है ना वो 300 हुँ। यूनिट्स तक देंगे। यहाँ किस हद तक वो चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। जैसे आपने महँगाई की भी बात हुँ, की। हुँ। अब जो पीएमएलएन का मैनिफेस्टो है उसमें ये है कि दिसंबर 2025 तक हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएँगे। मतलब ये है कि आज अगर महँगाई की शरह जैसे आप फरमा रही हैं 28.3% उसके बढ़ने की रफ़्तार है, तो ये रफ़्तार तो फिर भी बढ़ती रहेगी, लेकिन दिसंबर 2025 तक हो सकता है ये 9.5 हो जाए, 10 हो जाए, बट 10 से नीचे होगी। दिस इज़ व्हाट दे मीन बाय सिंगल सिंगल डिजिट। डिजिट में लाने तो की इस बात है। तरीके से हुँ। उन्होंने वादे किए हैं। क्या लगता है फ़रिया आपको कि कौन से टफ़ चैलेंजेस हैं जो कि आते के साथ ही गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे? अच्छा, अब सबसे जो पहला इकोनॉमिक चैलेंज आएगा वो आएगा ऑनबोर्डिंग ऑफ आईएमएफ। अब नॉर्मली कोalition हुँ। गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो डिले करती हैं आईएमएफ ऑनबोर्डिंग को, आईएमएफ के पास जाने को, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पर्पसेस, बिकॉज़ आईएमएफ कम विद वेरी टेक्निकल एंड स्ट्रिक्ट उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़। जो है कंडीशंस होती बिल्कुल, हैं। लेकिन अगेन अभी नॉमिनेटेड पीएम ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि कोalition गवर्नमेंट जब बनेगी तो बिल्कुल आईएमएफ के पास जाएँगे, और जितनी जल्दी जाएँगे वो प्रॉब्ली खुश आइंद होगा। लेकिन उसमें अब जो इशू फेस हम करेंगे वो ये होगा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी पिछली 3 गवर्नमेंट्स फेस कर रही हैं वो इन्फ्लेशन हैंडलिंग का है, कि इन्फ्लेशन हुँ। नहीं कंट्रोल कर सकी। फूड इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, लिटरली वी आर अबाउट 30% ऑफ इन्फ्लेशन, और जो हमारी पॉवर्टी रेट है वो भी 39% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी जा चुकी हुई है। गुर्बत की लकीर से बिल्कुल। नीचे। अब उसमें ऑप्शन क्या है? अगर आईएमएफ के पास जाते हैं तो दिस इज़ मोर लाइक कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज़ आईएमएफ पैकेज इज़ गोइंग टू कम विद इन्फ्लेशन। और ऑप्शन क्या है? आईएमएफ के पास जाना या ना जाना इज़ नॉट वन ऑफ द ऑप्शन। मतलब ये जो बिल्कुल, हुकूमत के पास क्या ये है भी बिल्कुल कि वो ये कि उसको फैसला डील करे कि नहीं जाना? बिल्कुल, ये शायद इसका बड़ा ग्रिम मार्जिन है, बिकॉज़ वी हैव सीन इट लास्ट ईयर। और अब जब इन्फ्लेशन कंपाउंड होगी बिकॉज़ ऑफ कंडीशनैलिटीज़, हुँ। वो भी एक मसला होगी। आईएमएफ के पास जाएँगे तो उससे जो डिज़ायर्ड मार्केट सिग्नल नहीं, है तो जो जब इकोनॉमी जब को हम ये चाहिए, बार-बार कंपाउंड की बात करें तो इसका क्या मतलब है? वो इसलिए बिकॉज़ if Rana Sahab can also highlight this, कि because IMF conditionalities they come with a lot of taxation
लीवरेजिंग ऑफ टैक्स में इजाफा न्यू करने की बात टैक्सेस, होगी। बिल्कुल। और उसमें फिस्कल स्पेस भी डिफाइंड होती है, एलोकेशंस के बारे में भी बाकायदा कंडीशनलिटीज़ होती हैं। मुझे थोड़ा-सा समझाएँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि फिस्कल स्पेस डिफाइन होती है तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे नहीं समझ फॉर आती, ये एग्जांपल आपकी मुश्किल जो टर्म्स। बिजली की कीमतें हैं, आपके गैस की कीमतें हुँ, हैं, नए जो टैक्सेस लीवरेज करने हैं, वो पार्ट ऑफ कंडीशनलिटीज़ होते हैं और वो डायरेक्ट उनका जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा होता है। या ठीक है। बिजनेस क्लास अपना जो जो हम बिल देने बिल्कुल, वाले हैं हमारे ऊपर जी, जी, आएगा। उनके ऊपर आ रहा होता है। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये ऐड ऑन होती हैं, लेकिन एडवांटेज अब क्या है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में तो प्रोग्राम क्या मिलने वाला डिसीजंस हैं जो कि लेने पड़ेंगे? ठीक है, एक तो ये हो गया कि आईएमएफ का प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा। है। जी, जी। उसके अलावा कौन से इन्फ्लेशन कैसे डिसीजन? मैनेज करनी है? अब जिस तरह राना साहब ने बताया कि सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन दिसंबर 2025 का हुँ, ज़िक्र तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, उसके लिए रोड मैप क्या है? किस तरह से उसको कम किया जाएगा? सो उसको अब उसका रोड मैप क्या है? उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसके टच पॉइंट्स क्या हैं? वो फ़िलहाल दे आर एम्बिगुअस। अच्छा शहबाज़, मुझे बताएँ कि मतलब बड़ा कोई जो है ना वो ग्रिम सी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मैं कुछ डिसहार्टेड सी हो गई हूँ आपकी सारी बातें सुन के। क्या महँगाई मज़ीद बढ़ेगी? पेट्रोल प्राइस कहीं नीचे आएगी, नहीं आएगी? इनकम टैक्स सेल्स टैक्स कुछ कम होगा? कहीं कोई रिलीफ़, कोई उम्मीद की किरण? वैसे अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है कि आप कोई गैर मुल्की शहरियत ले सकती हैं तो आप वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगले 2-3 साल पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो काफ़ी हालात मुश्किल हालात आ रहे हैं। अच्छे नहीं हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि ये ऐसे इंतखाबात हुए हैं कि कोई भी पार्टी दिल से हुकूमत नहीं लेना चाह रही, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बनने को तैयार नहीं है, दिस इज़ रेयर। यहाँ वो पे तो पहले पहले आप आप वाला जो काम है वो इसीलिए हो रहा है, सबको पता है कि जिसने भी आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है उसको 3-4 माह में ये सारे हालात जो आगे की तरफ जा रहे हैं, जो आईएमएफ का प्रोग्राम जैसे अभी डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि एक लिमिटेड स्पेस होती है, वो क्या अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है तो आप 3,000 अरब रुपए का कर्ज़ा भी ले सकते हैं, 10,000 अरब रुपए का भी कर्ज़ा ले सकते हैं, कोई हुँ। पूछने वाला नहीं है। तो अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो वो कहेंगे नहीं आप 1,000 अरब से ज़्यादा नहीं ले सकते। एक एक लिमिट व्हाटएवर इट इज़, वो एक लिमिट और सेट हो वो भी जाती है। आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा, वो क्या कहाँ होगा? जाएगा, एक-एक चीज़ का वो हिसाब लेंगे आपसे। फिर जैसे ये फरमा रही थी कि फिर आप जो बिजली की सब्सिडी है, वैसे तो अभी बची नहीं है एज़ सच, हुँ, ज़्यादातर इन्होंने ख़त्म कर दी है। हुँ। गैस के जो इश्यूज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें। फिर आपको पास वो फ़िस्कल स्पेस नहीं होती हुकूमत के पास कि वो ऐसी रिलीफ़ देने की कोशिश करे, जिससे लोगों के लिए महँगाई की जो बढ़ने की रफ़्तार है, वो कुछ कम हो सके। वो फिर ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो तो जाती अभी आपने जो कर्ज़ों की भी बात की, तो अभी जो पाकिस्तान के ऊपर जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं, उसका कितना बोझ है? और क्या कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि हमें हर सूरत इस साल करनी है और कोई बड़ी और मेजर पेमेंट्स हैं जो कि हमें 2024 के मैं वैसे फिस्कल ईयर अगर में आपको करनी डेट्स के साथ बताऊँ तो फिर आप कहेंगे मुझे वाक़ई कोई नेशनैलिटी ले लेनी चाहिए। 23 मार्च को जो हुँ, पाकिस्तान का डे होता है, हमने 2 अरब डॉलर चीन का वापस करना है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। 8 अरब डॉलर हैं बट उसमें भी वो सारे हमारे नहीं हैं। 15 अप्रैल को हमने 1 अरब डॉलर वापस करना है, एक बॉन्ड हमने फ्लोट किया हुआ है। जून में हमने चाइना का 1.8 बिलियन डॉलर एक वापस करना है, 1 अरब डॉलर एक उनका वापस करना है। मतलब देयर आर नंबर ऑफ पेमेंट्स, कोई एक पैसा नहीं है जो हमने किसी का। और ये सारे ऐसे वक़्त में हो रहा है हुँ। कि जब हमारे ना तो दोस्त बचे हैं दुनिया के अंदर और ना ही हमारी क्रेडिबिलिटी बची है। तो उसके बाद जब आपके पास जो चॉइस बचती है वो आईएमएफ है। और आईएमएफ भी अब पहले की तरह सिर्फ़ वो ये नहीं कहता कि ठीक है एग्रीमेंट साइन हो गया आगे बढ़ते हैं। वो आप उनको जो कहते हैं जी कि हम चीन से ये कर्ज़ा लेंगे, मुत्तहदा अरब अमारात से ये वाला कर्ज़ा लेंगे, हम सऊदी अरब ऐसे ये वाला वो फिर जाते हैं उनके पास, उनसे हाँ, पूछते हैं आप वाक़ई दे रहे हैं इनको? हाँ, हाँ। तो इस हद तक हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब। अच्छा और जब ये कहता है आईएमएफ के क्रिटिकल सोशल स्पेंडिंग को प्रोटेक्ट करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मिडल इनकम ग्रुप है, हुँ, मुतवसत तबका है, उसके ऊपर जितना बोझ डालना है डालो। हुँ, और जो आपके गरीब तरीन तबका है, जो हुँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको आप और ज़्यादा ग्रांट्स बढ़ा दो। पर ये आपको लगता है कि जो रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, हुँ, हुँ। कहीं ये जो आईएमएफ के हम पैकेज में लेते भी हैं, उसके प्रोग्राम में जाती हैं, कहीं उनकी गुंजाइश होगी? आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ में है कि सोशल प्रोटेक्शन की जो स्पेस है, उसको कवर करना है, रादर उसको एनहांस करना है। और अगर आप देखेंगे हमारे सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज़ जो हैं, वो पहले 4 टू 5 मिलियन थे, फिर वो 9.2 हुँ, मिलियन हुए और अभी आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट कंडीशनैलिटी वाज़ कि आपने इसको 1.2 मिलियन पे सोशल हुँ, प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज़ को लेके जाना है। अब वो एक अमाउंट जो है वो दैट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ फिस्कल स्पेस।
मेरे ख़्याल में 250 अरब का बजट होता है सोशल प्रोटेक्शन का, और अभी तो इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा है। 472 है। अभी 480 बिलियन का सबसे अच्छा, हाईएस्ट हुआ है। बस ये जो आईएमएफ से फिर पैसे आ रहे हैं और हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं, सख्त-सख्त शर्तें जो हैं हम उनके बर्दाश्त करते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? देखिए, जो आईएमएफ से पैसा आता है वो 2 तरह का होता है। एक आप बजट खसारा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुँ, बट ये बड़ा रेयर होता है इस मकसद के हुँ, लिए। इस मकसद के लिए हार्डली आईएमएफ कोई 10% भी कर्ज़ा नहीं देता आपको। जैसे कोविड आया था और कोविड के दौरान उन्होंने कोई हुँ, 1.4 बिलियन डॉलर बजट सपोर्ट नहीं दिया। बाकी जितना भी आईएमएफ का पैसा आ रहा है, ये भी जो उनका 3 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, ये इसको कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट। आपकी जो गैर मुल्की अदायगियाँ हैं, चाहे वो आप कर्ज़ों की हैं या आपने कोई ट्रेड के रिलेटेड आपकी पेमेंट्स हैं, उस मद में वो पैसा दिया जाता है, लेकिन वो भी ऐसा यूज़ नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो पैसा पड़ा रहता है। ये एक क्यों तरह की रखते हैं वो अपने पास पैसा? ये एक तरह से गारंटी होती है कि आपके पास आईएमएफ की अम्ब्रेला है, आईएमएफ की सपोर्ट है। ये आईएमएफ का प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ द गारंटी, इर्रिस्पेक्टिव उसका साइज़ क्या। मसला ये हो गया है हुँ, कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो पाकिस्तान का आईएमएफ के अंदर कोटा है, हर मुल्क को कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलता। आपका एक कोटा होता है, उस कोटे के मुताबिक आपको पैसा मिलता है। ठीक तो है। पाकिस्तान का जो कोटा आईएमएफ के अंदर है, वो इतना काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा कर सके। फिर होता ये है कि आईएमएफ की छतरी आ जाती है, उसकी छतरी के नीचे आलमी बैंक आ जाता है, एशियाई तरक्कियाती बैंक आ हुँ, जाता है, हुँ। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारे उसकी छतरी के नीचे आ जाते हैं और फिर मिल के आपकी वो ज़रूरियात पूरी लेकिन मेन करते जो हैं। है वो आईएमएफ होता है। गोइंग फॉरवर्ड क्या ऐसी फिस्कल पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो कि हुकूमत को फ़ौरी तौर पे जो है जो भी नई हुकूमत आती है, हुँ, उसे हुँ। फ़ौरी तौर पर उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और जो शायद हमें आगे जाके फिर बजट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र जी, आए? जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में अभी जो कोalition गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि समहाउ अगर हम ऑप्टिमल इकोनॉमिक डिज़ाइन की बात करें, तो दे हैव टू कम टू अ कंसेंसस ऑफ इंटरनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हुँ, अब थोड़ा-सा जो मसला आ रहा है, वो आ रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का, या कॉन्फ्लिक्टिंग क्लॉज़ेज़ ऑफ द इकोनॉमिक मैनिफेस्टो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीएमएलएन की इंटेंट है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो कि मुनाफ़े बख्श नहीं हैं इदारे कौमी, उनकी की जाए प्राइवेटाइज़ेशन। जबकि पीपल्स पार्टी ने अपनी जो इंटेंट शो की है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाने की हुँ, है। हुँ। सो अब ये यहाँ पे उनको स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म करने में मुश्किलात दरपेश आएँगी, उसके लिए उनका इकोनॉमिक कंसेंसस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटरनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। शहबाज़, कहीं कोई सख्तियाँ कम होंगी ट्रेडर्स के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, मेरे आपके लिए? देखिए, हमें एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। हम कोई ऐसी उम्मीद लोगों को ना दिलाएँ जो हो नहीं सकती। अ, थोड़ी-सी हम दिला नहीं सकते हैं। दिला सकते, आपके पास गुंजाइश नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं या पिछले हफ्ते ये हुआ हुँ, है कि गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा, ठीक है? वो हो गया। अभी जब आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा तो 3-4 चीज़ें बड़ी होंगी, जिससे आपको और ज़्यादा तकालीफ महसूस होंगी। सैलरीड क्लास जो तनख़्वाहदार तबका है, हुँ, उसके ऊपर आईएमएफ का एक मौक़िफ़ है कि इनके ऊपर जो टैक्स है वो कम है, इसको बढ़ाओ। हुँ, इमीडिएटली शायद ना हो, जून के बजट हुँ, की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर कुछ जो टैक्सों के ऊपर छूट है, सेल्स टैक्स के अंदर बहुत सारे हुँ, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको छूट दी गई, वो वापस हो सकती हैं। फिर बिजली की कीमतों में मज़ीद एक इज़ाफ़ा आना चाहिए, बकौल आईएमएफ के, जब जुलाई का स्टार्ट होगा अगले माली साल। टैरिफ मज़ीद टैरिफ बढ़ेगा। मज़ीद बढ़ेगा, गैस की कीमतों में एक और आपका राउंड इंक्रीज़ का आ सकता है। फिर अगर आईएमएफ ने आपके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला कि आपने रुपए की कदर को मैनेज किया हुआ है, इसको हुँ, छोड़ दें, तो जब हुँ, इसको हुँ, दोबारा छोड़ेंगे तो हुँ, उसके बाद फिर एक लहर आती है महँगाई की। तो वो ये डॉलर फिर से ऊपर वो जाएगा। डॉलर्स फिर ऊपर से जा सकता है। ओके। ऑल्दो इस वक़्त पूरी कोशिश है रियासत है पाकिस्तान की कि डॉलर किसी तरीके से ऊपर ना जाए। लेकिन आईएमएफ के इसके ऊपर क्या व्यू होगा? क्या आईएमएफ आगे भी सॉफ्ट लाइन लेगा जिस तरह उसने अभी ली हुई है? स्टेट हुँ, डिपार्टमेंट के कहने पे कहा ये जाता है कि आईएमएफ उस तरीके से पाकिस्तान को इस दफ़ा फ़ोर्स नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, जो छोटा अच्छा। प्रोग्राम है। अगर वो वाक़ई वैसे ही डील कर रहा होता जैसे पीडीएम के टाइम के ऊपर हुँ, था और जो प्रोग्राम नाकाम हुआ था, तो ये जो पहला रिव्यू मुकम्मल हुआ ये ना होता। ओके। क्योंकि हमें जितना बैरूनी कर्ज़ा चाहिए अपनी ज़रूरियात थोड़ी पूरी करने लचक के हमें लिए, नज़र आ रही हुँ। है। उसमें हमें लचक नज़र आ रही है और इसको पॉलिटिकल फैक्टर्स के पीछे कहा जाता है ज़्यादा है, बजाय इसके पीछे कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स हों। थैंक यू शहबाज़, थैंक यू फरिया सो मच। आप दोनों ने कोई जो है बहुत होपफुल किस्म की जो है हमें वो बातें नहीं बताई। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख़्याल है कि एक हद तक हम सबके ही ज़हनों में था कि वी हैव टफ टाइम्स अहेड जो रियलिटी है इस वक़्त और
पीछे भी हमने देखा था कि जो डिफ़ॉल्ट की भी हम बार-बार बात कर रहे थे कि वहाँ से जो है वो मुल्क पलट के आए हैं और अभी आगे भी जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होगी कि इकॉनमी को जितना स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसके लिए हो सकता है वाक़ई काफ़ी सख्त फ़ैसले करने पड़ें और वो सख्त फ़ैसले क्या हो सकते हैं वो शहबाज़ और फ़रिया दोनों ने हमें बहुत डिटेल से बताया। अ, हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है ये हमारा जो इलेक्शन स्पेशल की हमारी सीरीज़ थी उसका लास्ट प्रोग्राम है। तो इसके साथ ही मुझे नादिया सुलेमान को और जो हमारे प्रोड्यूसर हसन अब्बास हैं उनको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।